जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हमें 1968 का समय दिखाया जाता है, जहां पे एक टॉक शो चल रहा होता है और वहां पे दो एपिडेमियोलॉजिस्ट आए होते हैं। वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में पैंडेमिक कैसे आ सकता है। डॉक्टर न्यूमैन उस इंटरव्यू में बताते हैं कि पैंडेमिक एक फंगल इन्फेक्शन के थ्रू भी आ सकता है, क्योंकि फंगाई के अंदर वो पावर होती है कि वो इंसान के माइंड के अंदर भी जा सकते हैं और वो इंसान के दिमाग को कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो यही बताते हैं कि अगर वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा गर्मी झेलेगा तो उसकी वजह से फंगस पैदा होंगे और इन्फेक्शन हो जाएंगे, जिससे इंसान की प्रजाति खत्म होने के तागात पे आ जाएगी और इस चीज का कोई भी क्योर नहीं बन पाएगा। फिर कहानी सन 2003 में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम सारा मिलर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पिता जोएल के साथ अपने घर में रहती थी। उस दिन उसके पिता का बर्थडे होता है, तो वो अपने पिता को उठाने जाती है और उसके बाद वो जोएल के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे था। जोएल अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और वो उसके बिना नहीं रह सकता था, और सारा भी अपने पिता से उतना ही प्यार करती थी। तभी जोएल का भाई टॉमी वहाँ पे उन्हें ज्वाइन करता है, जो कि अपने भाई को काम पे जाने के लिए पिकअप करने आया था। वो दोनों भाई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया करते थे और उस दिन जोएल का 36th बर्थडे था, लेकिन फिर भी वो डबल काम करने वाला था, इसीलिए वो सारा को कहता है कि वो ओवर टाइम करके आएगा। सारा इससे काफी नाराज हो जाती है, तो वो उससे कहता है कि वो 9 बजे तक वापस आ जाएगा और वो अपने साथ केक भी लाएगा और वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तभी टॉमी वहाँ पे रेडियो ऑन करता है, तो उन्हें पता चलता है कि जकार्ता में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, जिसे सुन के वो तीनों उसे इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद तीनों जब बाहर जाने वाले होते हैं तो सारा अपने पिता के रूम में जाती है और उसकी टूटी हुई घड़ी को ले लेती है और उसके ड्रॉर से कुछ पैसे भी लेती है, जहाँ पे उसे उसका चाकू भी मिलता है, जिसे वो वापस रख देती है। और उसके बाद वो अपने पिता के पास चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो जोएल अपने नेबर से बात कर रहा था, जो कि उनसे कहता है कि अगर उसे लेट हो तो वो उसकी बेटी का ख्याल रखे। उसके नेबर होते हैं एक कपल और उनकी एक बूढ़ी माँ, जो कि बोल और सुन नहीं सकती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। उसके बाद वो तीनों अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि टॉमी एक सोल्जर रह चुका है। स्कूल खत्म होने के बाद सारा एक वॉच की दुकान पे जाती है, जहाँ पे वो अपने पिता की घड़ी को रिपेयर करवाने लगती है। तभी उस शॉप के ओनर की वाइफ वहाँ पर आती है, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो अपने पति से कहती है कि वो वॉच रिपेयर करना बंद करे और उस लड़की को यहाँ से भेज दे। वो लेडी सारा को उसकी घड़ी देती है और उसे अपनी दुकान से बाहर कर देती है और उसके बाद वो क्लोज वाला बोर्ड लगा देती है और सारा ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर दोपहर में ही उसने दुकान क्यों बंद कर दी। उसके बाद सारा अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके पिता अभी नहीं लौटे हैं, इसीलिए वो अपने पड़ोसी के घर चली जाती है ताकि वो वहाँ पे रह सके। जब उसके पड़ोस की आंटी उसके लिए चाय बनाने के लिए जाती है, तो हम बैकग्राउंड में देख पाते हैं कि वो बूढ़ी लेडी काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है, जिसे सारा नोटिस नहीं कर पाती। सारा को वहाँ पे एक डीवीडी मिलती है, तो आंटी से वो उसे बोरो कर लेती है और जब वो उनके घर से निकल रही होती है तो वो उनके डॉग को देखती है, जो कि उस बूढ़ी लेडी को घूरे जा रहा था, मानो कि वो उसे पहचानता ही ना हो। जब वो अपने घर के लिए सड़क पे जा रही होती है तो उसे कई सारे फायर जेट नजर आते हैं, जो कि उसके ऊपर से गुजरते हैं, मानो कि वहाँ पे कोई जंग छिड़ गई हो। सारा देखती है कि वहाँ पे कई सारी पुलिस वाले भी मौजूद हैं, जिससे वो काफी क्यूरियस हो जाती है जानने के लिए कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो कुछ देर बाद उसके डैड भी आ जाते हैं, लेकिन जोएल अपने साथ केक नहीं लाया था क्योंकि वो भूल गया था। सारा अपने पिता को उसका बर्थडे प्रेजेंट देती है और उसे बताती है कि उसने उसके ड्रॉर से $20 चुराए थे, जिसने उससे उसकी घड़ी रिपेयर करवाई है, जो कि अब परफेक्टली काम कर रही है। उसके बाद वो दोनों डीवीडी देखने लगते हैं और सारा को नींद आ जाती है। तभी जोएल को टॉमी का फोन आता है, जो कि उसे बताता है कि वो जेल में है तो उसकी बेल कराने आए। ये बात सुन के जोएल सारा को बेड पे सुला देता है और उसके बाद वो अपने भाई के पास जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद जब सारा की नींद खुलती है तो वो अपने पिता को अपने आसपास नहीं पाती। उसे कई सारे बम फूटने की आवाज आती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उसे ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जो कि उसके घर के नजदीक से गुजरता है, जिससे वो समझ नहीं पाती कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जब वो टीवी ऑन करती है तो उसके सिग्नल नहीं आ रहे थे और वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो लोग अपने घर में ही रहें। तभी उसके नेबर का डॉग भागते हुए उसके गेट पे टकराता है और वो उसे देखकर काफी डर जाती है, तो वो उसे वापस लेकर उसके नेबर के पास जाने लगती है, लेकिन वो डॉग अपने आप को रोक रहा होता है वहाँ पे जाने के लिए, मानो कि उसने कुछ भयानक चीज देख ली हो। तभी सारा को नेबर के घर के अंदर से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ पे अंदर जाती है तो वो उस बूढ़ी लेडी को देखती है, जिसने अपने बेटे और उसकी बीवी को मार डाला था और वो उनका खून पी रही थी। सारा ये सब देखकर डर जाती है और तभी वो लेडी अपना मुंह ऊपर करती है, जिसके मुंह के अंदर से कुछ टेंटिकल्स हम देख पाते हैं, मानो कि वो इन्फेक्टेड हो गई हो और वो जानबूझ के ये ना कर रही हो। वो सारा का पीछा करने लगती
लगती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तभी जोएल और उसका भाई वहाँ पे आ जाते हैं जो कि उस लेडी को शूट करके मार डालते हैं। सारा ये देखकर बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है। तो जोएल उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टॉमी और वो उसे गाड़ी में बैठाते हैं और वहाँ से गाड़ी लेके निकलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। टॉमी उन्हें बताता है कि ये किसी तरह का वायरस है जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से फोन और रेडियो के सिग्नल्स भी गायब हो गए हैं। उन्हें ये भी बताता है कि सिटी के बहुत सारे लोग इफेक्ट हो चुके हैं, तो उन्हें बहुत ही संभल के जाना होगा ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। तभी टॉमी देखता है कि वहाँ पे एक कपल है जिसके पास एक छोटा बच्चा है और वो उनसे मदद मांग रहे होते हैं ताकि वो उन्हें लिफ्ट दे दें, लेकिन जोएल टॉमी को कहता है कि वो गाड़ी बिल्कुल ना रोके, तो यहाँ पे उसे अपनी बेटी की जान बचानी है, ना कि किसी और के बच्चे की। उसकी बात मान के टॉमी गाड़ी नहीं रोकता और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग मेक्सिको जाने का प्लान करते हैं, लेकिन तभी उन्हें मेक्सिको में ढेर सारी लाइट्स नजर आती हैं, जिससे सारा उनसे कहती है कि क्या पता ये वायरस पूरे दुनिया में फैल गया हो। जब वो शहर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे कई सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं और तभी वहाँ पे तुरंत एक प्लेन आके क्रैश हो जाता है, जिससे उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। जब उन तीनों की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वो तीनों सेफ हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से सारा के पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो भाग नहीं सकती थी। तभी वहाँ पे एक कार एक्सीडेंट होता है जिससे टॉमी और उसका भाई अलग हो जाते हैं और टॉमी अपने भाई से कहता है कि वो यहाँ से भागे, उसकी चिंता ना करे, वो उसे ढूंढता हुआ पहुंच ही जाएगा। जोएल उसकी बात मान के अपनी बेटी को गोदी में लेके वहाँ से भागने लगता है और जब वो आगे पहुंचता है तो एक इन्फेक्टेड इंसान उसे देख लेता है, जो कि उसका पीछा करते हुए मॉल तक आ जाता है। उसे काटने वाला होता है, लेकिन तभी एक स्वॉट का बंदा उसे शूट कर देता है, जिससे उस क्रीचर की वहीं पे मौत हो जाती है। वो जोएल पे गन तान देता है और उससे पूछता है क्या वो इन्फेक्टेड है, तो जोएल उससे कहता है कि उसकी बेटी और वो बिल्कुल सही सलामत है। तभी वो अपने चीफ से पूछता है कि उन्हें इनके साथ क्या करना चाहिए, तो उसका चीफ उससे कहता है कि वो आम नागरिकों को भी मार डाले। उसका ऑर्डर मान के वो उन्हें शूट करता है, तो जोएल अपनी बेटी को लेकर नीचे कूद जाता है। जो बंदा उन्हें शूट करने के लिए नीचे आता है तो टॉमी वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट मेंबर को शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी टॉमी देखता है कि सारा हिल नहीं रही है, जिससे वो जोएल को इस बारे में बताता है, तो जोएल उससे कहता है कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन सारा जोएल के सामने ही अपना दम तोड़ देती है, जिससे उसे बहुत ही सदमा लगता है और वो उसके गले लग के रोने लगता है, क्योंकि अब उसने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया था। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और उसके बाद हमें 20 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि क्वारंटीन जोन के पास पहुंचता है और वहाँ मौजूद गेट कीपर उसे अंदर आने देते हैं। तभी वो एक मशीन लाते हैं और टेस्ट करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। जहाँ वो मशीन रेड हो जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा इन्फेक्टेड है। फिर हम बोस्टन क्वारंटीन जोन में बहुत सारी डेड बॉडीज को देखते हैं, जिसे उठा के ट्रक लाए होते हैं और कुछ वर्कर उन्हें अनलोड कर रहे होते हैं। वो उन बॉडीज को आग में डाल रहे होते हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और उनमें से एक बॉडी उस लड़के की भी होती है जो कि उस जोन में पहुंचा था, यानी सिक्योरिटी के लोगों ने उसे जान से मार डाला था। एक लेडी वर्कर जब उस बॉडी को देखती है तो वो उसे जला नहीं पाती, तो वो अपने साइड के वर्कर से बोलती है कि वो उसे उठा ले, और हम देखते हैं कि उसके साइड में जो वर्कर होता है वो कोई और नहीं बल्कि जोएल है, जो कि उस बॉडी को उठा देता है और उसे आग में डाल देता है। दोस्तों जोएल वहाँ पे स्मगलिंग का काम भी करता था और वो उस क्वारंटीन जोन में इधर से उधर सामान स्मगल करता था। वो सिक्योरिटी जो वहाँ पे काम करती थी उसका नाम उन्होंने फेडरा रखा था, और जोएल अगर उनके लिए काम करता था तो वो लोग उसे राशन कार्ड देते थे। उसके बाद जोएल एक फेडरा सोल्जर के पास जाता है जिससे वो स्मगलिंग करता है। वो सोल्जर उसे कुछ गोलियों के बजाय राशन कार्ड देता है। वो सोल्जर उसे ये भी बताता है कि फायरफ्लाइज नाम का एक ग्रुप है जो कि उनके खिलाफ है और वो यहाँ पे बमबारी कर रहे हैं। उसके बाद हमें टेस नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जिसे रॉबर्ट नाम के एक बंदे ने पकड़ा हुआ था और वो उसे पीट रहा था। टेस वहाँ पे रॉबर्ट के पास एक ट्रक बैटरी खरीदने आई थी और रॉबर्ट ने वो बैटरी किसी और को बेच दी थी और उसके वो सारे पैसे खा गया था, जिससे टेस को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। रॉबर्ट टेस से कहता है कि उसे पता है कि उसका आदमी उसे मारने जरूर आएगा, तो वो उसे समझा दे कि वो उसके आसपास बिल्कुल ना आए। तभी वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे रॉबर्ट के आदमी मारे जाते हैं और रॉबर्ट वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। टेस अपने आप को छुड़ा के वहाँ से जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि बाहर फायरफ्लाइज और फेडरा के बीच लड़ाई चल रही है। जब फेडरा के ऑफिसर उसे बाहर निकलता हुआ देखते हैं तो वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और टेस उनसे कहती है कि वो कोई फायरफ्लाई नहीं है। उसके बाद हमें एली नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि फायरफ्लाइज द्वारा बंदी बनाई गई थी। उसे एक रूम में रखा गया था ताकि वो उस पे कुछ टेस्ट कर सके। एक फायरफ्लाई उसके पास आती है और उससे कुछ सवाल जवाब करती है और उसके बाद जब वो जाती है तो हम देख पाते हैं कि वहाँ पे लिखा है व्हेन यू आर लॉस्ट इन द डार्कनेस। उसके बाद हम जोएल को देखते हैं जो कि एक आदमी के पास जाता है जिसके पास बहुत बड़ा रेडियो सेटअप था। वो उससे पूछता है क्या उसने उसके भाई के बारे में कुछ पता लगाया, तो वो उसे बताता है कि वो दूसरे टावर से हमेशा कनेक्टेड रहता है, लेकिन उसके भाई टॉमी का अब भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। उसके बाद जोएल उससे कहता है कि वो उसे टावर का पता दे दे ताकि वो वहाँ पे जाके अपने भाई से मिल सके। वो आदमी उससे कहता है कि वो टावर दूसरे क्वारंटीन जोन में है जो कि यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं
नहीं है। जोएल उससे कहता है कि वो बस उसे पता दे, तो बंदा उसे मैप में पता बता देता है और जोएल उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जोएल जब अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वो प्लान करता है कि वो वहाँ पर कैसे जाएगा, और हम देखते हैं कि वो पिल्स का डिनर ले रहा है क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो पिल्स खा के ही काम चलाते थे। हम उसके हाथ में उसकी घड़ी को भी देख पाते हैं जो कि उसकी बेटी ने उसे गिफ्ट दी थी। उसके बाद जोएल को नींद आती है तो वो सो जाता है, और हम देखते हैं कि टेस भी वहाँ पे आती है और उसके साथ सोती है। अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो वो टेस का चेहरा देखकर बहुत ही बौखला जाता है क्योंकि पिटाई खाने के कारण उसका चेहरा बहुत ही सूजा हुआ था। टेस उसे संभालती है और उसे बताती है कि जोएल ने उनकी बैटरी किसी और को बेच दी है। सुन के जोएल उससे कहता है कि पहले वो रॉबर्ट को हंट करेंगे और उसके बाद वो टॉमी को ढूंढने के लिए जाएंगे। फिर हमें फायरफ्लाइज का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ मैलिन नाम की लीडर को देखते हैं जो कि वहाँ पे काम कर रही थी। उसकी एक फॉलोअर उससे पूछती है कि आखिर वो फेडरा पे अटैक क्यों कर रही है और उसने उस लड़की को बंदी क्यों बनाया है। मार्लिन उससे कहती है कि वो फेडरा से इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि वो अपने रास्ता क्लियर कर सके और उस लड़की को वेस्ट ले जा सके। उसके बाद मार्लिन उसे एक नोट देती है और जब वो उसे पढ़ती है तो वो हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या ये सच है, तो मार्लिन उससे कहती है कि यही सच्चाई है। वो दोनों इस बात पे एग्री हो जाती हैं कि उन्हें उस लड़की को बाहर पहुंचाना ही होगा। इधर जोएल और टेस रॉबर्ट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें उसके अड्डे के बारे में पता चल जाता है। इधर मार्लिन एली के पास आती है और उसे एक बैकपैक देती है और एली तुरंत उस बैकपैक को सर्च करती है जिसके अंदर उसकी नाइफ थी। मार्लिन उसे बताती है कि फायरफ्लाई उसे शूट करने वाले थे लेकिन उसने ही उन्हें रोक दिया और वो उसे यहाँ पे ले आई। उसे कहती है कि वो जानती है कि उसका असली नाम वेरोनिका है। एली उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो फेडरा के लोगों ने उसे ऑर्फनेज में डाल दिया था। तो मार्लिन उससे कहती है कि ये सच नहीं है, वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने उसे ऑर्फनेज में डाला था। सुन के एली उससे पूछती है कि क्या वो उसकी माँ है, तो वो उसे बताती है कि वो उसकी माँ नहीं है। एली उससे कहती है कि वो सभी लोग टेररिस्ट हैं। तो मार्लिन उससे कहती है कि क्या राइली टेररिस्ट थी। वो उसे बताती है कि उसने एक बहुत बड़े मकसद के लिए उसे छुड़ाया है और आज रात ही वो यहाँ से निकलने वाले हैं। इधर जोएल और टेरेसा एक सबवे में जाते हैं रॉबर्ट को ढूंढने के लिए और तभी उन्हें अपने सामने एक डिकम्पोज बॉडी नजर आती है और वो आदमी शायद इन्फेक्शन की वजह से मारा गया था। तभी वो ऊपर जाते हैं और उन्हें खून निकलता हुआ नजर आता है और जब वो डोर को साइड करते हैं तो उन्हें वहाँ पे रॉबर्ट की डेड बॉडी नजर आती है और उसके साइड में जोएल और टेस की बैटरी भी मौजूद थी। वो देख पाते हैं कि वहाँ पे एक शूट आउट हुआ है जिसमें कई सारे लोग मारे गए हैं। जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मार्लिन और किम की आवाज आती है और तभी एली डोर के बाहर से आती है और जोएल पे अटैक कर देती है, लेकिन जोएल उसे नॉक करके नीचे कर देता है और उसकी नाइफ को अपने पैर के नीचे दबा लेता है। जोएल ये देखकर समझ जाता है कि रॉबर्ट उस बैटरी को मार्लिन को देना चाहता था और उनकी डील बहुत ही बेकार हुई जिसकी वजह से वहाँ पे शूट आउट हो गया। मार्लिन जोएल को बताती है कि इस हादसे में किम का कान कट गया है और वो भी बहुत ही जख्मी है, तो वो उसकी पूरी बात सुने। वो उसे कहती है कि उसे उसकी बैटरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जोएल उससे कहता है कि वो उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा क्योंकि उसकी वजह से ही उसका भाई उसके विरुद्ध हो गया था। मार्लिन उससे कहती है कि वो उस पे भरोसा करे, उन्हें किसी भी हाल में इस लड़की को क्वारंटीन जोन के बाहर निकालना है। वो उन्हें बताती है कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं और वही दोनों है जो कि ये काम बहुत ही बखूबी कर सकते हैं। अगर वो दोनों ये काम कर देंगे तो वो जो मांगेंगे वो उसे देगी। इस उनके टेस और जोएल एग्री कर जाते हैं एली को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और जोएल उससे कहता है कि अगर फायरफ्लाइज ने उन्हें वो नहीं दिया जो उन्हें चाहिए, वो लोग एली को शूट करके मार डालेंगे। वो दोनों एली को अपने साथ ले जाते हैं अपने अपार्टमेंट में, जहाँ पे एली एक बुक उठाती है जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। वो उस कोड को समझ नहीं पाती और वो जोएल से पूछती है कि ये क्या है। तो जोएल उससे कहता है कि वो चुपचाप सो जाए। एली देखती है कि जोएल की जो रिस्ट वॉच है वो टूटी हुई है और वो उसे बताती है कि वो क्वारंटीन जोन के उस साइड कभी भी नहीं गई। जोएल उससे पूछता है क्या वो किसी अमीरजादे की बेटी है जिसे ये लोग किडनैप करके वहाँ पे ले जाना चाहते हैं। तो एली उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ देर बाद टेस उनके पास आती है और उनसे कहती है कि अब उन्हें चलना चाहिए और उसके बाद ये तीनों क्वारंटीन जोन के बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब ये वॉल को क्रॉस करते हैं तो उनके सामने एक सोल्जर खड़ा होता है जो कोई और नहीं बल्कि वही सोल्जर था जो कि उससे स्मगलिंग का माल खरीदता था। जो उसे देखकर उससे कहता है कि वो उन्हें यहाँ से जाने दे, लेकिन तभी एली अपना चाकू निकाल के उसके पैर में घुसा देती है जिससे जोएल को उससे लड़ना पड़ता है और उसे जान से मारना पड़ता है। टेस उस सोल्जर का डिवाइस लेती है और उससे एली का टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि एली पॉजिटिव है। तभी वो उसकी हाथ की तरफ देखती है और उन्हें पता चलता है कि उसे इन्फेक्टेड इंसान ने काटा है, लेकिन एली उनसे कहती है कि उसने उसे काटा जरूर था लेकिन उसे अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। वो लोग उसकी बात मान लेते हैं और क्वारंटीन जोन से बाहर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था फर्स्ट एपिसोड की कहानी और अब ये क्वारंटीन जोन से बाहर निकल चुके हैं। आगे इन्हें बहुत सारे हर्डल्स फेस करने हैं और ये लोग कैसे जिंदा बचेंगे हम बाकी के एपिसोड्स में देखेंगे। दोस्तों सेकंड एपिसोड हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।